दोस्तों, जब से जे एडवांस की पेपर हो रही है ना, इतिहास गवाह है कि 2016 की पेपर 2 की फिजिक्स में ये जो क्वेश्चन आया था ना, ये क्वेश्चन को माना जाता है हिस्ट्री की रिकॉर्ड तोड़ने वाला सबसे टफेस्ट क्वेश्चन। ऐसा माना जाता है। टफेस्ट हालांकि ये क्वेश्चन नहीं है। और दूसरी बात ये है, आपने बहुत सारे शॉर्ट्स में, बहुत सारे वीडियोस में एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि अगर मुझे दिखाना है कि जी बहुत कितना टफेस्ट क्वेश्चन है, कितना मुश्किल क्वेश्चन है, कोई नहीं क्रैक कर सकता, ये बहुत मुश्किल चीज़ है, अगर मुझे किसी को बताना है कि नीट वालों से, यूपीएससी वालों से अगर कंपेयर करना है ना, तो हम इस क्वेश्चन को उसके मुंह पे फेंक मारते हैं कि देख भाई, इस क्वेश्चन को देख, ये कितना टफेस्ट क्वेश्चन है, तो कर पाएगा। लेकिन हालांकि ये क्वेश्चन को लेकर बहुत ज़्यादा टफेस्ट, बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, लेकिन ये क्वेश्चन हालांकि टफेस्ट है ही नहीं। ये क्वेश्चन लेंदी है, टफेस्ट है नहीं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल बेसिक रोटेशनल मोशन की चीज़ आ रही है। बेसिक रोटेशनल मोशन की चीज़ और सेंटर ऑफ मास एक जगह में यूज होगा। सेंटर ऑफ मास दोनों चैप्टर अगर तुम्हारा रेडी है, या फिर तुम्हें इस दोनों चैप्टर की थोड़ा सा भी कंसेप्ट है, फॉर्मूला नहीं आती है तो कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला बता दूंगा, थोड़ा सा भी कंसेप्ट है तो ये क्वेश्चन को तुम आराम से सॉल्व कर पाओगे। मतलब अगर तुमने नीट लेवल की भी कंसेप्ट किया है ना इन दोनों चैप्टर की, तो तुम आराम से इस चैप्टर को, मतलब इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, अगर फॉर्मूला भूल गए हो तो कोई बात नहीं, नहीं या फिर रिकॉल करवा दूंगा। तो चलो इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी वर्ड बाय वर्ड इस क्वेश्चन को मैच करके समझते हैं, उसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसका आंसर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सभी पार्ट आंसर करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो दो मास है एम एंड 4m, उसका रेडियस ए है 2a है, तुम देख सकते हो ऐसा है। ये दोनों क्या है, एक मासलेस रिजिड रॉड से जिसका लेंथ है L इक्वल टू √24a, इससे कनेक्टेड है। ये दोनों डिस्क है, दोनों डिस्क है। इसका जो सेंटर है, दोनों की सेंटर एक मासलेस रॉड से कनेक्टेड है। दोनों डिस्क ऐसा है, दोनों डिस्क, दोनों एक बड़ा एक छोटा, दोनों एक मासलेस रिजिड रॉड से कनेक्टेड है। उसका दोनों का सेंटर मास रिजिड रॉड से कनेक्टेड है, ऐसा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई रॉड नहीं है, तुम लोग गलत सोच रहे होंगे। यहाँ पे इस जगह में कोई रॉड नहीं है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दिखाई गई। इसका इसका मतलब इस रॉड का जो लेंथ है वो भी एल है, और जो छोटा डिस्क है उसका सेंटर ओ पॉइंट से एल डिस्टेंस पे है। ठीक है, इसमें कोई यहाँ पे कोई रॉड नहीं है। ठीक है, मेन बात ये। अच्छा, द असेंबली इज लेड ऑन ए फर्म एंड फ्लैट सरफेस। ये जो असेंबली मतलब इतना सा चीज, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये इतना सा चीज, दो डिस्क एक रॉड। ठीक है, ये असेंबली एक फ्लैट सरफेस के ऊपर लेड है। मान लो ये टेबल है या फिर फ्लोर है, इसके ऊपर ये पूरा असेंबली को रखा गया है ऐसे हिलाकर। ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल करके हिलाकर रखा गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये जो चीज है ना, सेट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ये जो वाला चीज है, हम रोटेशन में हमेशा ये वाला वर्ड अगर हम रोटेशन पढ़े होंगे ना, तो ये वाला वर्ड बहुत सारे क्वेश्चन से आप रिलेटेड होंगे कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ये चीज क्या है, मान लो एक डिस्क है, वो डिस्क घूम रहा है और घूमते घूमते आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मान लो यहाँ पे एक क्या बोलूं, यहाँ पे मान लो एक डिस्क रखा था फ्लैट सरफेस के ऊपर, ऐसा एक डिस्क रखा था, मैंने क्या उसको धक्का मारा तो वो स्लिप करके आगे चला गया, इसे कहते हैं स्लिपिंग मोशन। ठीक है, इसे कहते हैं स्लिपिंग मोशन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रोलिंग। ये जो रॉड है, ये जो डिस्क, ये जो मतलब रिजिड बॉडी है ना, ये रोटेट करते करते आगे बढ़ रही है, इसे कहते हैं रोलिंग मोशन। ठीक है, मतलब एक बंदा रोल कर रहा है, रोलिंग हो रहा है और उसके साथ साथ आगे बढ़ रही है, घूम रहा है, घूमते घूमते आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, कोई फिसला फिसली नहीं हो रहा है, डायरेक्ट घूम के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, सो दैट एंगुलर स्पीड अबाउट द एक्सिस ऑफ रॉड इज ओमेगा। ये जो रॉड है ना, रॉड का एक्सिस क्या होगा, ये वाला एक्सिस होगा, एक रॉड है उसका एक्सिस क्या होगा, उसकी लेंथ के अलोंग जो एक्सिस होगा, उस रॉड की एक्सिस के अलोंग ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहे हैं। ठीक है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंटायर असेंबली अबाउट द पॉइंट ओ इच, ये ओ पॉइंट के अबाउट भी एक एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, उसका वैल्यू यहाँ पे एल दिया गया है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंटायर असेंबली अबाउट द पॉइंट ओ इच। ओ की अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे दो एंगुलर मोमेंटम है। एक और एक चीज बता दो, ये ऐसे भी घूम रहे हैं और इस जेड एक्सिस के अबाउट भी घूम रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे भी घूम रहे हैं, जेड एक्सिस के अबाउट भी ये घूम रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे एक रोटेशन हो, इसको मैं ओमेगा डैश मान लेता हूँ। ठीक है,
और ये ऐसे भी घूम रहे हैं, मतलब अपने एक्सिस के अबाउट भी और जेड एक्सिस के अबाउट भी, जैसे पृथ्वी कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट भी स्पिन कर रही है और जेड एक्सिस मतलब सूरज के चारों ओर भी घूम रहे हैं, ठीक है, उसे ऑर्बिटल रोटेशन कहते हैं। तो चलो हम, और यहाँ पे दो तरीके की रोटेशन होती है, मैं यहाँ पे लिखने की बारी आती है तो मैं थोड़ा पेन की कलर को चेंज करके ये वाला चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक बात सुनो, यहाँ पे जो चीज हो रही है ना, एक तो है स्पिनिंग रोटेशन, थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ बे, इसको मैं बोल देता हूँ ये स्पिनिंग रोटेशन है, स्पिनिंग स्पिनिंग रोटेशन। एक आदमी ने फोन किया था इसीलिए थोड़ा बंद करना पड़ा था, ठीक है, स्पिनिंग रोटेशन है। और यहाँ पे इसके अबाउट जो घूम रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल रोटेशन, ऑर्बिटल रोटेशन, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब इसको छोटा करके हम सेट कर देते हैं, थोड़ा एक जगह में छोटा कर लेते हैं इसको, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा बड़ा है, छोटा कर लेंगे इसको, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है, चलो इसको यहाँ पे रख देते हैं, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट का डिस्कस करेंगे, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट अबाउट द जेड एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा बाई 5। मतलब ये कह रहे हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, मान लो यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये इस जेड एक्सिस के अबाउट जब पूरा असेंबली घूम रहा है ना, तो इसका जो ओमेगा डैश होगा, ये बोल रहा है कि ये तो ओमेगा है, ये बोल रहा है कि ये ओमेगा बाई 5 होगा कि नहीं, मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कुछ देर के लिए ओमेगा डैश है, ठीक है। अब एक बात सुनिए, यहाँ पे बहुत सारा चीज होने वाली है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, मैं ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको मैं पी पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है। तो जब ये इसके अबाउट तो रोटेशन करे वो अलग बात है, लेकिन ये बंदा जब जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन करे ना, पूरा असेंबली यहाँ पे ये फ्लैट सर्किट पर एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ठीक है। हर पॉइंट, ये पी पॉइंट का सर्कुलर पाथ ये है, क्यू पॉइंट का सर्कुलर पाथ कुछ और होगा, ऐसा होके ये जो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, इसका भी सर्कुलर पाथ कुछ और होगा। मतलब हर सर्कुलर पाथ आपस में पैरेलल होंगी, और ये वाला जो फ्लैट सरफेस है ना, उस फ्लैट सरफेस का भी पैरेलल होगी। तो मैं समझने के लिए ये पी पॉइंट को मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट ऐसे एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ठीक है, जब ये जेड एक्सिस के ऊपर रोटेशन करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और एक चीज बात करनी है, यहाँ पे जो डिस्क है ना, वो डिस्क इस रॉड के साथ परपेंडिकुलर है, रॉड के साथ परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे डिस्क और रॉड के अंदर जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये जो ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल की ये वाला जो डिस्टेंस है, मतलब ये बड़ा सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है, उसको मैं आर मान लेता हूँ। तो आर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सर्कुलर मतलब ये तो हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री की अपोजिट में, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एल का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर। अब एल का वैल्यू यहाँ पे बताया गया है कि एल का वैल्यू √24a है, ठीक है। तो यहाँ पे √24a, उसका होल स्क्वायर 24 और ए स्क्वायर मतलब √25 स्क्वायर आ जाएगा, जिसका वैल्यू आ जाएगा 5a। तो r इक्वल्स टू मेरे दोस्त आ गया 5a, ठीक है। अब एक बात सुनो, यहाँ पे मेन चीज अब शुरू होने वाली है। देखो ये बंदा जो P पॉइंट है ना, ये P पॉइंट जब ये वाला डिस्क अपना एक सर्कुलर स्पिन कंप्लीट करेगा, मतलब ये जब एक बार स्पिन करेगा, ये स्पिनिंग रोटेशन है ना, ये छोटा वाला डिस्क जब एक बार स्पिन कंप्लीट करेगा, एक बार इस एक्सिस के अबाउट जब एक बार रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो मान लेते हैं वो यहाँ पर पहुंच जाएगा, इस पॉइंट में P पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से सोच के देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट ने कितना दूरी तय किया होगा, मतलब कितना डिस्टेंस चला होगा इस सर्कुलर पाथ में। ये वाला डिस्क जब एक बार रोटेशन कंप्लीट करेगा, स्पिन कंप्लीट करेगा, तो कितना दूर गया होगा। ये P पॉइंट यहाँ पर था, ये पॉइंट फिर यहाँ पर आ गया, तो ये कितना डिस्टेंस होगा, 2π ये पाथ होगा,
तुम सोच के देखो, इसका सर्क्यूमफेरेंस जो होगा ना, इसका सर्क्यूमफेरेंस का सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ पर। तो ये वाला जो पाथ है इसका वैल्यू है 2πa, ठीक है। और ये वाला जो पूरा सर्कुलर पाथ है, ये पूरा सर्कुलर पाथ का टोटल पाथ कितना होगा, मतलब सॉरी, पूरा सर्कुलर पाथ का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2π × r, जिसका वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 10πa, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए, चलो इसको थोड़ा छोटा करके थोड़ा साइड कर देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे जो स्पिन का रोटेशन है उसका टाइम पीरियड मैं मान लेता हूँ ts है, और यहाँ पे जो रोटेशन है मतलब ऑर्बिटल रोटेशन, इसका टाइम पीरियड मैं मान लेता हूँ to है, ठीक है। अब एक बात सुनो आप, ये वाला जो डिस्क 2π ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ts टाइम में, एक बार स्पिन करना मतलब एक बार रोटेशन करना, एक बार रोटेशन का टाइम पीरियड कितना है, ts है। तो ये 2π ए डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ts डिस्टेंस में, मैं इसको लिख देता हूँ 2π ए डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं ts टाइम में। तो 10π ए डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कितना टाइम में, 5ts टाइम में। इतना मैथ आना चाहिए तुम लोगों को, हाँ, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, ये जो t0 का वैल्यू है ये 5ts है। क्या मैं इस चीज़ को बता सकता हूँ, ये सुन लो, आप लोग सोच के बताओ। अभी ये पूरा पाथ घूमेगा, 10π ये पाथ अतिक्रम करेगा, उस कंप्लीट सर्कुलर पाथ में रोटेशन के लिए उसका टाइम लगता है t0, तो वो t0 का वैल्यू है, और वो 10π ये ट्रैवल करने में उसका टाइम लगता है 5ts। मैं लिख सकता हूँ ना, t0 का वैल्यू ये 5ts है। अब क्या बात है, अब ये एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ओमेगा का जो वैल्यू है वो है 2π/t ऑफ s, जो ये वाला ओमेगा है, ये वाला ओमेगा है, उसका वैल्यू ये है। तो ये जो ओमेगा डैश्ड है उसका वैल्यू क्या आएगा, 2π/t0। अब t0 का वैल्यू अब निकाल दो, 2π/5ts। अब ये वाला वैल्यू ही तो हमारा ओमेगा है, तो ये ω/5 आ गया ना मेरे दोस्त, ω/5 आ गया ना, है ना। तो चलो इसका आंसर भी बोला है ω/5, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखो एंगुलर स्पीड ω/5। तो ये वाला जो आंसर है ये बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम अब इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, जो कि कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट द पॉइंट O इज 81 इन स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देना चाहिए कि द एंगुलर मोमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली का सेंटर ऑफ मास, उस सेंटर ऑफ मास की O पॉइंट के अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा वो निकालना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो क्या है कि हम मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, थोड़ा पेन को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा पेन को चेंज कर लेते हैं, ये येलो कर लेते हैं क्योंकि वो टिम पेन था। देखो यहाँ पे एक पार्टिकल है, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट है, O पॉइंट, ठीक है। यहाँ से r डिस्टेंस दूरी पर मान लेते एक पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल को मैं मान लेता हूँ, ये पार्टिकल एक सर्क्यूलर पाथ में रोटेट कर रहा है इस O पॉइंट के अबाउट। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा मेरे दोस्त, वो ऐसे इस प्लेन की भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा और इस r वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है। तो उसके हिसाब से हम ऐसे मान लेते हैं कि अगर मान लो मैंने एक उंगली में एक धागा बांधा है और उस धागे से एक पार्टिकल को जोड़ दिया, अब मैं उस धागे को घुमा रहा हूँ, तो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होगा। तो हमारे माइंड में हमेशा ये चीज़ क्लिक कर गया है कि जब एक पार्टिकल घूमता है, वो जो r वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर भी l वेक्टर जो होता है वो r के भी परपेंडिकुलर होता है और वो इस पाथ की भी परपेंडिकुलर होता है, कि अक्सर क्वेश्चन में देखे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे जो चीज होगा हम पूरा डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक बार टिम पेन लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, तुम्हें लगता होगा कि ये जो असेंबली है, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जो ज़्यादा मास होता है ना उसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा होती है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास उसकी ज़्यादा पास होती है। तो अगर इस असेंबली का इस O पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास होगा, ध्यान से देखना, अगर इस सेंटर ऑफ मास से ये O पॉइंट का डिस्टेंस जो दूरी है वो इस तरीके से है, ठीक है।
तुम्हें लगता होगा कि इसका जो एल वेक्टर होगा वो तो आर वेक्टर का परपेंडिकुलर होता है, वो इस तरीके से जाना चाहिए, तुम्हें लगता होगा ऐसा, तुम्हें लगता होगा ना, ये एल वेक्टर इस तरीके से होगा, मतलब ये एल वाला जो डिस्टेंस है ना इसकी परपेंडिकुलर ऐसा होना चाहिए, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि गलत है। सबसे पहले देखो ये जो सिस्टम है ये घूम कैसे रही है, ये जो फ्लैट सरफेस है ना, इस फ्लैट सरफेस में मान लीजिए टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये घूम रहा है, इसी तरीके से घूम रहा है, रोटेट कर रही है। टेबल के ऊपर जब रोटेट कर रही है ना, ये ओ पॉइंट के अबाउट भले ही रोटेट कर रहे हैं, लेकिन ये रोटेट कर रहे हैं टेबल के ऊपर एक सर्क्यूलर मोशन में रोटेट कर रहे हैं। तो एल वेक्टर जो होगा वो हमेशा ये जो सर्क्यूलर मोशन में घूम रहा है सर्कुलर पाथ, उस सर्क्यूलर पाथ की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, ना कि ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। ये हमेशा जिस सर्क्यूलर पाथ में ये घूम रही है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा ये एल वेक्टर लाई करता है। यहाँ पे एक चीज तुमने देखा होगा कि ये आर वेक्टर ऐसे इंक्लाइंड है, लेकिन एल वेक्टर हमेशा सर्कुलर पाथ की परपेंडिकुलर में होता है, ना कि हमेशा आर वेक्टर की परपेंडिकुलर में होता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो हमें जब फॉर्मूला लगाऊंगा कि एंगुलर मोमेंटम का जब फॉर्मूला लगाऊंगा एल का वैल्यू इक्वल्स टू आई ऑफ सी ओ एम इंटू ओमेगा, तो ये ओमेगा हमेशा ओमेगा डैश ही होगा, जो हमने पिछले क्लास में निकाली थी ओमेगा बाई 5 होगा। ठीक है, तो ये जो हमें एंगुलर मोमेंटम पूछा था ओ पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास की, तो वो निकालने के लिए हम यूज करेंगे वही फॉर्मूला एल इक्वल्स टू आई ऑफ सी ओ एम, सेंटर ऑफ मास का आई इंटू ओमेगा, ऐसे तरीके से निकालेंगे। चलो हम पहले इसको पेन को चेंज करते हैं, क्योंकि लिखेंगे ना, चेंज कर। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसकी जो सेंटर ऑफ मास है ना, अब देखो एक चीज, L इक्वल्स टू जो आई ऑफ सी ओ एम इंटू ओमेगा डैश होगा। ओमेगा डैश क्यों होगा, इतनी टाइम से मैंने यही समझा कि ओमेगा डैश क्यों होगा। ओमेगा डैश तो वही होगा ना एल वेक्टर की अलाउंग जो होता है, ठीक है, उसी को हम लेंगे। तो एल वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होगा ये समझाने के लिए मैंने इतने टाइम तक ये सब काम जाम किया है। ठीक है, तो चलो एक बात करते हैं, आई सी एम कैसे निकालते हैं। ये होता है एम नेट मास इंटू आर ऑफ सी ओ एम का उसका थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं। ठीक है, ये वाला पूरा हिस्से को थोड़ा छोटा कर देते हैं, छोटू सा बना देते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा को कट कर देते हैं। तो चलो ये जो आई सी ओ एम है ना, उसका वैल्यू हमने लिखा एम नेट इंटू आर ऑफ सी ओ एम का होल स्क्वायर, मतलब आई तो इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर होता है ना। तो ये तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम की सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल रहा हूँ, तो एम नेट टोटल मास इंटू आर ऑफ सी ओ एम ओ पॉइंट के अबाउट, ठीक है, इंटू ओमेगा डैश। ठीक है, तो चलो इसका वैल्यू थोड़ा निकाल लेते हैं। अब देखो एम नेट क्या होगा, 4m प्लस m 5m होगा। अबे देखो ना, दो मास है ना, एम और 4m 5m हो रहा है। ठीक है, अब मुझे आर सी एम कैसे निकालूंगा भाई, आर सी एम कैसे निकालूंगा। इस वाला पोजीशन को थोड़ा अच्छे से लिख देता है, मुझे कैसे इरिटेशन हो रही है, पूरी को हटा दो, फिर से लिखते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई मेरे दोस्त। ये देखो कि जो एल होता है ये होता है आई सी ओ एम इंटू ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू हम लिख देंगे ओमेगा डैश। ये आई का जो वैल्यू होता है ये होता है एम नेट इंटू आर सी ओ एम अबाउट पॉइंट ओ का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। और यहाँ पे ये जो एम नेट का वैल्यू है ना, ये तो 5m हो गया, क्योंकि m मास है और एक 4m मास है, टोटल मास कितना होगा 5m, टोटल मास 5m हो गया। अब RCM निकालते हैं, ये वाला बंदा थोड़ा सताएगा। देखो किसी भी पॉइंट में अगर RCM निकालना, हम क्या करेंगे, RCM क्या है, ये वाला लाइन के ऊपर RCM लाई करेगा। तो मैं इस वाला जो लाइन है ना, ये वाला जो लाइन है ना, मैं मान लेता हूँ ये P एक्सिस है, ऐसा कोई एक्सिस वास्तव में होता नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं इसको P एक्सिस। ठीक है, तो किसी भी एक्सिस के ऊपर अगर एक्स यू एम मतलब सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस निकालने हैं ओरिजिन से, तो कैसे निकालते हैं, एक्स सी ओ एम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इक्वल्स टू होता है m1 x1 प्लस, जगह भी शॉर्टेज हो रही है, प्लस अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा घिसका के थोड़ा
हटा देते हैं इस तरफ, ठीक है। m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होता है। उसी तरीके से हम x एक्सिस के ऊपर ऐसा निकालते तो मैं मान लेता हूँ ये p एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। p एक्सिस के ऊपर कैसे होगा, मान लो उसका डिस्टेंस मैं r co m ही मान लेता हूँ, वो कैसे होगा m1 का वैल्यू m है। अब देखो p एक्सिस के ऊपर मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो o पॉइंट से ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, o पॉइंट से मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालनी है, ये है हमारा r co m, ठीक है। सॉरी ये वाला डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालनी है, ठीक है। तो m1 इंटू इसका डिस्टेंस कितना है l प्लस m2 कितना है 4m, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है 12 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होता है 5m। इसका जो वैल्यू आएगा ना, मेरे हिसाब से इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9 ml डिवाइडेड बाई 5m। तो mm कट के अल्टीमेटली 9l/5 आपका आंसर आ जाएगा RCM का वैल्यू। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या आएगा 81l का स्क्वायर बटे 25 इंटू ओमेगा का वैल्यू हमने निकाला था ω/5 होता है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, ये 5 से ये 5 काट दो और हमारे आ रही है ml² ओमेगा, तो बाहर में निकलो, सॉरी ml² ओमेगा। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। ये देखो यहाँ पर 81/25 है और l² का वैल्यू कितना है 24 ऑफ a² इंटू m ओमेगा। अबे l का वैल्यू तो यही था ना, l का वैल्यू तो √24 है, l का वैल्यू तो √24 है, तो उसकी तरह से हमने लिख दिया इसको, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है ना 81 इंटू 24/25, इसको थोड़ा समझाने के लिए एक चीज अलग करके लिखते हैं, इंटू m ओमेगा a² ओमेगा। अब देखो जो आंसर बताई गई है वो था 81 m² ओमेगा, मतलब सिर्फ इसको मान रहे हैं। ये जो 24/25 आया, इस केस की वजह से बहुत सारे कंट्रोवर्सी बन गया था। कोई बता रहा है कि 24/25 तो अप्रॉक्सीमेटली 1 ही होता है, जिसको 1 मान के तो आंसर सही आएगा। कोई बता रहा है कि नहीं ये अलग वैल्यू है, ये 0.99 समथिंग वैल्यू देगा, इसीलिए इसको रिजेक्ट माना जाता है, इसको ना करके। IIT ने जब आंसर पे पोस्ट किया था उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उसने क्या किया था, इसको बोला था रॉन्ग आंसर ड्यू टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, ओके। तो ये आंसर हम इसीलिए रॉन्ग बता रहे हैं क्योंकि IIT ने इसको रॉन्ग दिया था, उन्हें 24/25 अप्रॉक्सीमेटली 1 ये वाला प्रोसेस उनको सही नहीं लगा, ठीक है। चलो अब हम इस क्वेश्चन की ऑप्शन सी जो है उसके बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। ये बता रहे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज 17/2 m² ओमेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, पिछले क्लास में हमने क्या किया था, हमने इस वाले एक्सिस में एक एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू निकाले थे, जो L ऑर्बिटल था उसका वैल्यू आया था हमारा शायद 81 इंटू 24/25, जहाँ पे कंट्रोवर्सी हुआ था m² ओमेगा, ठीक है। ये वाला वैल्यू जो है हमारा पिछली क्लास में L ऑर्बिटल का वैल्यू आया था। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो चीज़ है हम इसको उठा के यहाँ पे भेज देते हैं और इसको थोड़ा छोटू बना देते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है ना, यहाँ पे जो चीज़ बताएगा ना, वो दोनों क्वेश्चन में अंतर देखो। पहले क्वेश्चन में बता रहा था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट पॉइंट O, यहाँ पे देखो अबाउट पॉइंट O। और इस क्वेश्चन में जो बता रहा है, ये बता रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, ये बोल रहे हैं अबाउट पॉइंट O, और ये बताया अबाउट सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे अलग होता है। अब देखो O पॉइंट के अबाउट तो हमने निकाल ली थी,
वो पॉइंट के अबाउट हमने निकाली थी कि ऐसे घूम रहा है, इस चीज को मानते हुए हमने निकाली। अब देखो ये सेंटर ऑफ मास जहां पे, इसकी अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसे होती है? सेंटर ऑफ मास की अबाउट एंगुलर मोमेंटम होती है, ये जो एक्सिस की अबाउट घूम रहा है ना, इस एक्सिस की अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, वही चीज हमें फाइंड करना होगा। देखो एक रॉड अगर घूम रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, अब हम ऐसे मान सकते हैं या तो इसके अबाउट घूम रहा है, या तो इसके अबाउट घूम रहा है, या तो इसके अबाउट घूम रहा है। दो तरीके की रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे रॉड की अलोंग द एक्सिस वाला जो लाइन है, उस एक्सिस में हमारा जो रोटेशन है वो दिखाई गई है। तो मस्ट बी सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब रोटेशन पूछ रही है, तो मस्ट बी ये उस रॉड की अलोंग वाला जो लाइन है ना, उसकी अबाउट रोटेशन का सेंटर एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो पूछ रहे हैं। तो वही L इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा होगा। तो चलो हम निकालते हैं L का जो वैल्यू होगा। ध्यान से देखो L का जो वैल्यू होगा, सबसे पहले ये रॉड का मास तो 0 है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, आई छोटू डिस्क प्लस आई बड़ा डिस्क, ठीक है, प्लस आई ऑफ रॉड, टोटल ये होता है आई टोटल आई इंटू ओमेगा। ये ओमेगा डैश नहीं होगा, ये वाला ओमेगा होगा, ठीक है, इंटू ओमेगा। ये होता है हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू। अब चलो L इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो आई डिस्क कितना होगा, एक डिस्क का जो आई ऑफ डिस्क होता है ना, उसका वैल्यू होता है नॉर्मल कंडीशन का m r²/2। जब डिस्क का प्लेन की परपेंडिकुलर में और उसके सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट जब रोटेशन हो रही है, तब आई डिस्क का वैल्यू होता है ये, ठीक है, ये वाला वैल्यू होता है आई ऑफ डिस्क का। तो उसमें नजर रखते हुए फर्स्ट डिस्क का क्या होगा, m इंटू a²/2, सेकेंड डिस्क का क्या होगा 4m इंटू 2a का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस रॉड का तो 0 है इंटू होल टाइम्स ऑफ ओमेगा। चलो नीचे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, चलो इसमें क्या ही आएगा, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। a²/2 प्लस 4 16 बटे 2 मतलब 8 a² इंटू ओमेगा। इसका वैल्यू क्या होगा, 8 दूनी 16 1 17 बटे 2 m a² ओमेगा। ये हमारा वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा रहो भाई, यहाँ पे जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आएगा वो भी थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला पोजीशन को मुझे थोड़ा साफ सुथरा करना पड़ेगा, इसको हटा दो, ठीक है, इसका कोई ज़रूरत अब नहीं है। ये देखो, ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ रहा है ना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन आएगा वो इसी तरीके से आएगा। कैसे, तुम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर लो, जो रोटेशनल मोशन पढ़े होंगे उसको पता है, राइट हैंड थंब रूल वाला कंडीशन, जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है उस डायरेक्शन में हमारा जो 4 उंगलियां है, थंब को छोड़ के बाकी 4 उंगलियां को कर्ल करो और थंब की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है देख लो। ये ऐसे घूम रहे हैं, थंब को ऐसे घूमो, तो बाकी 4 उंगलियों को ऐसे कर्ल करो तो थंब का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। उसके हिसाब से हम ये वाला चीज़ को निकालते हैं, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। चलो एक बात करते हैं, यहाँ पे जो आई स्पिन होगा उसका वैल्यू हमारा पास आ गया है 17/2 m a² ओमेगा, ठीक है। ये थर्ड पार्ट की आंसर आ गया और हमारा जो थर्ड पार्ट का आंसर है बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ एल वेक्टर इज 55 m a² ओमेगा। अब एक काम करो, ये जो जेड वेक्टर है ना, इसके अलोंग ये जो एल ओ है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे अगर मैं जेड एक्सिस ऐसे मान लूँ, जेड एक्सिस को अगर ऐसे मान लूँ, तो जेड एक्सिस की अबाउट, ये अगर जेड एक्सिस है इसकी अबाउट ही ये एल ऑर्बिटल है और जो एल स्पिन है वो ये अलोंग है। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन पूछ रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन की वैल्यू बता रहे हैं कि जेड एक्सिस की अलोंग
एल वेक्टर के कंपोनेंट क्या होगा, जो टोटल एल वेक्टर होगा ना उसका कंपोनेंट क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस एल एस का इस जेड एक्सिस में एक कंपोनेंट निकाल लेता हूँ। वो कैसे निकालूंगा, चलो देखते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। तो मैं अगर ऐसे एक डॉटेड लाइन खींचूं, अच्छा इसको कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बहुत दिक्कत पैदा कर रहे हैं, कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, दिक्कत आ रही है। देखो अगर मैं ऐसा डॉटेड लाइन खींचूं तो यहाँ पे भी एंगल थीटा आएगा, ठीक है। तो ये जो आई एस है, ये आई एस का कॉस थीटा है, ये आई एस का कॉस थीटा है, और इस डायरेक्शन में हमारा आ जाएगा आई, सॉरी ये एल एस होगा, भाई क्या कर रहा हूँ मैं, एल एस का साइन थीटा आएगा इस डायरेक्शन में। तो एल एस का साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, ये जो एल नॉट है ना, इसका वैल्यू हम लिख देते हैं 81 समथिंग एम ए स्क्वायर ओमेगा इंटू 24/25, और यहाँ पे आएगा एल एस साइन थीटा, एल एस का वैल्यू है 17/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा। आप देखो साइन थीटा कैसे निकालते हैं, इस थीटा के अलावा ये वाला जो आर है ना, ये जो एंगल, ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल थीटा है, ये एल है जो कि √24a है, ये वाला जो डिस्क का लेंथ है वो a है, और ये देखो याद करके देखो, पहले क्लास में पढ़ा था, मतलब फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, इसका वैल्यू r का वैल्यू आ रहा था 5a। तो साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा a/5a, इसका वैल्यू आ गया 1/5, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू याद रख लो, 1/5 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो साइन थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1/5, ठीक है। तो ये आ रहा है 17/10 एम ए स्क्वायर ओमेगा। ये अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्सीमेट क्यों है, मतलब सही वैल्यू 1.7 इंटू एम ए स्क्वायर ओमेगा। अब एक बात सुनो, इसका वैल्यू अगर मैं थोड़ी देर के लिए 1 मान लूँ तो ये आ जाएगा 81 अप्रॉक्सीमेटली। तो पहले दूसरा ऑप्शन में तो अप्रॉक्सीमेटली नहीं बना था, थोड़ा मान लो 1 मिनट में तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो 81 है और ये कितना है 1.7 है। अगर मैं माइनस भी कर लूँगा तो जो एल का नेट वैल्यू आएगा ना वो भी अप्रॉक्सीमेटली 81, 1.7 अगर हटा लूँ तो ये कुछ 79.3 आ रहा है, ठीक है। तो ये 79.3 अप्रॉक्सीमेट आ रही है, और इसका वैल्यू यहाँ पे बता रहा है 55 है। चल हट, 55 कैसे आएगा भाई, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा 4 ऑप्शन हो गया है। चलो हम मौज करो।